हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 जो कि था शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी से चैप्टर 1 का जो बचा हुआ शेष भाग था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी ये आपका MLIS 104 पेपर है। ठीक है, क्या है ये? MLIS 104 आपका पेपर है। ठीक है, और इस पुस्तक का पूरा रिव्यू, पूरा हर एक चैप्टर को मैं अपने चैनल पर एक एक करके धीरे धीरे वीडियोस में इस पे डालता रहूँगा, जिससे कि जिन बच्चों के पास पुस्तक अभी नहीं पहुंच पाई है उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं इसके अगले कड़ी पर और देखते हैं चैप्टर 1 में क्या बचा हुआ था। तो शोध प्रक्रिया के चरण। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। शोध के प्रकार देख लिए थे। ठीक है, क्या क्या हमने देख लिया था। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। उसके बाद देख लिया था हमने डिफिनीशन भी देख ली थी, परिभाषाएं देखा था, और बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, शोध के लाभ भी हमने देखा था। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च भी देख लिया था, और टाइप्स ऑफ रिसर्च भी हमने देख लिया था। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपने देखा था 3 प्रकार के: प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। 3 प्रकार के रिसर्च थे। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और वो है आप लोगों के सामने शोध प्रक्रिया के चरण। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, शोध प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। इसके विषय में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ था वो आज हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, और आज पूरी आशा करते हैं कि चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी का चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं शोध प्रक्रिया के चरण। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। क्या लिखा गया है? अनुसंधान नया ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, अनुसंधान जो है नया ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। अनुसंधान में शोधार्थी शोध कार्य को पूरा करने के लिए अनेक चरणों से गुजरता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, और शोधार्थी को शोध प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो शोध निरापद संपन्न हो सके। शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक चरण पर जहाँ भी शोधार्थी को प्रतीत होता है कि कुछ कमी रह गई है या संशोधन अथवा परिवर्तन की आवश्यकता है तो तदनुरूप आवश्यक परिवर्तन कर लेने चाहिए। शोध में कोई भी कार्य अंतिम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही गई कि शोध में कोई भी कार्य अंतिम नहीं होता, चलता ही रहता है प्रोसेस। अनुसंधान प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से चरण हैं वही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो समस्या क्षेत्र की पहचान, आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एरिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी रिसर्च करने से पहले, कोई भी अनुसंधान करने से पहले, कोई भी खोज करने से पहले हम समस्या को ढूंढते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या है कहाँ, समस्या है कहाँ, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर समस्या क्षेत्र की पहचान, आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। आइए इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे समस्या क्षेत्र की पहचान करेंगे। तो इस चरण में शोधार्थी शोध समस्या अर्थात विशिष्ट क्षेत्र में उसे शोध कार्य करना है उसकी पहचान करता है। याद यह रखना चाहिए कि शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो, समसामयिक रूप से उपयोगी हो। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों जैसे वर्गीकरण, अनुक्रमणीकरण, सारकरण, पाठक आवश्यकता, अनुभूति आदि क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षक और ग्रंथालय में कार्य कर रहे व्यवसायी दोनों अपने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर अनुसंधान समस्या या क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए अध्ययन अध्यापन की विशिष्ट प्रविधियां समस्या क्षेत्र हो सकती हैं, जबकि ग्रंथालय पाठकों की सूचना खोजने की प्रवृत्ति या व्यवहार का क्षेत्र समस्या क्षेत्र हो सकता है। देखिए, विशिष्ट शोध समस्या का प्रतिपादन।
पहला क्या था, समस्या क्षेत्र की पहचान करनी है आपको। समस्या क्षेत्र की पहचान होने के बाद विशिष्ट शोध समस्या का प्रतिपादन। इसमें क्या होता है कि इसमें शोधार्थी विशिष्ट शोध समस्या का चयन करता है। विशिष्ट, पहले तो समस्या पहचाना, उसके बाद विशिष्ट शोध समस्या का चयन, अर्थात वह एक विशिष्ट क्षेत्र पर कार्य करने के लिए मन स्थिति बनाता है और विशिष्ट शोध समस्या का प्रतिपादन परिष्कृत तकनीकी शब्दों में करता है। शोधार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि शोध समस्या का प्रतिपादन प्रभावकारी एवं स्पष्ट तकनीकी शब्दावली में किया जाए। इसके साथ साथ शोधार्थी को शोध समस्या में समाहित उप समस्याएं कौन कौन सी हैं इसका भी विस्तार से वर्णन करना चाहिए। तो पहला क्या था, समस्या क्षेत्र की पहचान, और दूसरा विशिष्ट शोध समस्या का प्रतिपादन। और यहाँ पे आ जाते हैं संबंधित साहित्य का गहन सर्वेक्षण। ध्यान दीजिएगा, थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, जो आपका संबंधित साहित्य है उसका गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसमें शोधार्थी अपनी विशिष्ट शोध समस्या से संबंधित विषय पर अन्य शोधकर्ताओं विद्वानों द्वारा अद्यतन किए गए कार्य का गहन अध्ययन करता है और शोधकर्ता शोध से संबंधित शोध प्रबंधों, लेखों व अन्य स्वरूपों में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का अध्ययन करता है। इसके साथ ही शोधकर्ता अभी तक किए गए शोध कार्यों का सार प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती शोध कार्यों में अपनाई गई शोध प्रविधि, आंकड़ा संकलन की विधि और तकनीकी आंकड़ा विश्लेषण तकनीकी आदि का भी सार तैयार करता है। शोध को इस चरण में भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उसका शोध कार्य पूर्ववर्ती शोध कार्यों से किस तरह भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, पहले से जो शोध की गई है, जिन्होंने भी शोध की है उसको पढ़ना, उसका सार तैयार करना, उसके बाद अपने शोध में आप नया क्या दे रहे हैं, अपने रिसर्च में आप नया क्या दे रहे हैं, किस तरह आपका जो रिसर्च है वो किस तरह से पिछले जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा जो रिसर्च की गई उससे किस प्रकार भिन्न है, ये भी बताना। इस चरण में शोधार्थी संबंधित विषय क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करता है। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लिए शोधार्थी निम्नलिखित स्रोतों को परामर्शित एवं संदर्भित कर सकता है, जहां से उसे अपनी शोध समस्या से संबंधित विगत एवं नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्रोत में आपकी पत्रिकाएं हो गई, सम्मेलन कार्यवाहियाँ, मानक, एकश्व, शोध प्रबंध, सरकारी प्रकाशन, व्यापारिक साहित्य हो गए और मोनोग्राफ हो गए। ये क्या हो गए, प्राथमिक स्रोत हो गए सूचना की। ये प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत क्या है भाई, शब्दकोश, विश्वकोश, जो आपकी डिक्शनरी है, शब्दकोश, विश्वकोश, वार्षिकी, हस्त पुस्तिकाएँ, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएँ, सारकरण पत्रिकाएँ। तो ये था प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, जो कि शोधार्थी के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा द्वितीयक स्रोत में ही आपकी पुस्तकालय सूचियाँ हो गई। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकालय सूचियाँ, भौगोलिक स्रोत, जीवन परक स्रोत, ग्रंथ सूचियाँ, समीक्षाएँ, ठीक है। और जो तृतीयक स्रोत हैं उसमें क्या क्या है, तृतीयक स्रोत में ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, निर्देशिकाएँ, विषय मार्गदर्शिकाएँ, सांख्यिकी स्रोत, संस्थान, संगठन, सूचना प्रकाशक प्रदाता के रूप में ग्रंथालय, विशिष्ट ग्रंथालय, शैक्षिक ग्रंथालय, राष्ट्रीय ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय और संग्रहालय, अभिलेखागार, न्यास, अमुद्रित शोध, ऑनलाइन डेटाबेस, CD-ROM और माइक्रोफिल्म्स आदि। उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन करना, यानी कि इस चरण, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड। इस चरण में शोधार्थी को उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन करना होता है। हर समस्या एक विशिष्ट प्रकार की समस्या होती है, उसका समाधान भी एक विशिष्ट शोध प्रविधि की सहायता से खोजा जा सकता है। समय विस्तार को आधार माने तो तीन संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली है भूतकाल से संबंधित, वर्तमान काल से संबंधित और तीसरी है भविष्यकाल से संबंधित। उपर्युक्त तीनों कालखंडों से संबंधित समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए निम्नलिखित शोध प्रविधियाँ अपनाई जाती हैं। पहली कौन सी है, ऐतिहासिक शोध प्रविधि, सर्वेक्षण शोध प्रविधि और प्रयोगात्मक प्रविधि। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो ऐतिहासिक शोध प्रविधि है, सर्वेक्षण शोध प्रविधि है और प्रयोगात्मक प्रविधि है, ये अत्यंत ही अपने आप में महत्वपूर्ण शोध प्रविधियाँ हैं और इनका प्रयोग जो रिसर्च में जो भूत से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित और भविष्य से संबंधित, इनको
समस्याओं के उत्तर को खोजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ऐतिहासिक शोध प्रविधि उस शोध समस्या के लिए उपयोगी है जिसमें शोधार्थी को भूतकाल में उत्तर खोजना है। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ऐतिहासिक शोध प्रविधि शोध समस्या के लिए है उपयोगी है जिसमें शोधार्थी को भूतकाल में उत्तर खोजना है। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ग्रंथालयों का विकास, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का ग्रंथालय एवं सूचना समाज में योगदान आदि। बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। इतिहास में क्या हुआ है, ऐतिहासिक भूतकाल में खोजने के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। शोध प्रविधि में वर्तमान परिस्थितियों समस्याओं का हल विगत के आधार पर खोजने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण शोध प्रविधि में उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका हल वर्तमान परिस्थिति में खोजना होता है। सर्वेक्षण शोध प्रविधि क्या है, वर्तमान समय में। यह प्रविधि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। सर्वेक्षण शोध प्रविधि, इसके विषय में विस्तार से भी आगे आपको बताया जाएगा। ग्रंथालय सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण आदि किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण पाठकों का सूचना खोजने संबंधी व्यवहार। प्रयोगात्मक शोध प्रविधि में उन शोध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका उत्तर भविष्य में खोजा जाना हो। इसके अंतर्गत यदि हम कुछ नया करना चाहते हैं, वर्तमान में परिस्थितियों में में कुछ नया करना चाहते हैं, तब भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाना होता है। प्रयोगात्मक शोध प्रविधि ये है आपको भविष्य के लिए है। भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाने के लिए प्रयोगात्मक शोध प्रविधि का अनुसरण करना होता है और इससे पुनः पुनः प्रयोग के आधार पर भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रविधि का उपयोग प्राकृतिक विज्ञान में अधिकतर किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्चुअल लाइब्रेरी, भविष्य की ग्रंथालय, कैसा होगा भविष्य का ग्रंथालय, इस पर। और शोध उपकल्पना का प्रतिपादन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। शोध आंकड़ा जो है, शोध आंकड़ा संकलन से पूर्व शोध के परिणामों का अनुमान लगाने को उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना एक बुद्धिमत्तापूर्ण भविष्यवाणी है। इसे प्रतिपादित करने से पूर्व शोधार्थी को भलीभांति विचार कर लेना चाहिए। भलीभांति विचार कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आंकड़ा संकलन तकनीकी एवं उपकरणों का चयन, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ डाटा गैदरिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। आंकड़ा संकलन की अनेक विधियाँ हैं। शोध को इसमें एक या कोई तकनीकी का सहारा लेना होता है। प्रत्येक तकनीकी एक विशिष्ट प्रकार के शोध के लिए उपयोगी होती है, अतः शोधार्थी को अपने शोध कार्य के अनुरूप शोध तकनीकों का चयन करना चाहिए। अवलोकन, शोध में इस तकनीकी का प्रयोग आंकड़ा संकलन के लिए किया जाता है। आंकड़ा संकलन के लिए किया जाता है, डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। यह तकनीकी व्यक्ति या समूह के व्यवहार अध्ययन यदि निर्धारित परिस्थितियों में करता है तो अत्यंत उपयोगी है। कृष्ण कुमार के इसके 3 घटक बताए हैं, अनुभूति, मनोयोग और प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुभूति में हम संवेदी अंगों जैसे आँख, कान, नाक आदि का उपयोग करते हैं। मनोयोग में जैसे तात्पर्य अध्ययन की जा रही विषय वस्तु पर एकाग्रता की क्षमता से है। प्रत्यक्ष ज्ञान एक व्यक्ति को तथ्यों को पहचानने में समर्थ बनाता है। मापन, मेजरमेंट, ध्यान दीजिएगा भाई। शोधार्थी को मापन का प्रयोग शोधार्थी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मापन की विभिन्न विधियों का अनुसरण किया जाता है। मापन में प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने में शोधार्थी प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार तकनीकी का प्रयोग करता है। प्रश्न पूछने में प्रश्नावली में शोधार्थी प्रश्नमाला तैयार कर उत्तरदाताओं को डाक, ईमेल, व्यक्तिगत रूप से देता है। उत्तरदाता इस प्रश्नावली को पढ़ करके उत्तर पूरित करते हैं, जबकि अनुसूचित शेड्यूल में शोधार्थी उत्तरदाताओं से स्वयं प्रश्न पूछकर उत्तरों की पूर्ति करता है। साक्षात्कार में उत्तरदाता एवं शोधार्थी आमने सामने बैठकर संवाद करते हैं। सूचना अभिलेख अथवा प्रलेखों का अध्ययन, कृष्ण कुमार ने इसके बारे में लिखा है कि ग्रंथालय में दिन प्रतिदिन के आधार पर कुछ अभिलेख तैयार किए जाते हैं। सांख्यिकी, लिखित निवेदन और उद्धरण संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, इसी वजह से थोड़ा आवाज़ मेरी स्पष्ट नहीं जा रही होगी। इसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई। आप लोग थोड़ा ध्यान से ईयरफोन लगा करके इसको सुनिएगा। और अन्य प्रकार के ग्रंथालय अभिलेख रखे जाते हैं। इन अभिलेखों में आंकड़ों की संख्यात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण यहाँ पर की जा सकती है। आंकड़ा एकत्रीकरण का विकास एवं चयन, ध्यान दीजिएगा। आंकड़ा एकत्रीकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए। शोध उद्देश्यों
शोध उद्देश्यों निर्धारित परिकल्पना के लिए हर शोध में पृथक पृथक प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है और उनके एकत्रीकरण के लिए विविध प्रकार के उपकरण हैं। शोधार्थी एक या अनेक उपकरणों को अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है। आंकड़ा को इकट्ठा करना है तो भाई कोई ना कोई विधि लगाएगा वो, तभी तो यहाँ पर वही दिया है कि शोधार्थी के पास अनेक प्रकार की विधियाँ हैं जिससे वह आंकड़ों का संग्रहण करता है या कलेक्शन करता है। यदि उपलब्ध उपकरण समीचीन न हो तो नए उपकरण विकास किया जा सकता है। उपकरणों का विवरण इस प्रकार है, जैसे देखिए अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन, मार्गदर्शिका, कैमरा, स्टॉप वॉच, दूरबीन, स्कोर कार्ड आदि। साक्षात्कार करेगा, यानी कि साक्षात्कार में क्या है, मार्गदर्शिका है, टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो कैमरा है आदि। प्रश्न, प्रश्नावली, अनुसूची, अभिवृत्ति मापनी, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण और निष्पादन परीक्षण आदि। मापन में क्या है, सूचियाँ, समाज मेत्री, निर्धारण मापनी, संख्यात्मक मापनी, वर्णनात्मक मापनी, ग्राफिक मापनी, व्यक्ति से व्यक्ति मापनी, रैंक ऑर्डर स्केल है, क्यू चार्ट टेक्निक्स हैं और पेयर्ड कंपैरिजन स्केल है आदि। ये सब क्या है, मापन के अंतर्गत ये सब आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्न, मापन, 4 प्रकार के यहाँ पर आपको दिखाए गए क्या, उपकरण दिखाए गए। शोधार्थी इनके माध्यम से क्या करता है, आंकड़ा का संग्रहण करता है, कलेक्शन करता है। आंकड़ा विश्लेषण योजना को बनाना, आंकड़ा विश्लेषण योजना को बनाना अच्छा, यहाँ पर आंकड़ा का विश्लेषण योजना है, ध्यान दीजिएगा। आंकड़ा विश्लेषण योजना की तैयारी वास्तविक आंकड़ा संकलन से पूर्व कर लेनी चाहिए। शोध में शोधार्थी अनेक आंकड़ों तथ्यों के द्वारा परिकल्पना की पुष्टि करता है। यदि परिकल्पना प्रतिपादित नहीं की गई तो शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आंकड़ा विश्लेषण योजना तैयार करनी चाहिए। आंकड़ा विश्लेषण के लिए कितनी और कैसे तालिका बनाना है, किन किन सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करना है, इन पर विचार करना चाहिए। आंकड़ा विश्लेषण मैनुअल करना चाहिए अथवा कंप्यूटर की सहायता से करना चाहिए, इसको निर्धारित कर लेना चाहिए। आंकड़ा एकत्रीकरण योजना, ये ध्यान दीजिएगा, आंकड़ा एकत्रीकरण योजना को बनाना कैसे, आंकड़ा को एकत्रित करने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए किस प्रकार से इस चरण में शोधार्थी आंकड़ा एकत्रीकरण उपकरणों का प्रबंधन कैसे करेगा, इसके बारे में विस्तृत तैयारी करता है। आंकड़ा संकलन किन परिस्थितियों में करना है, व्यक्ति दर व्यक्ति करना है या छोटे समूह अथवा बड़े समूहों में करना है और किन का करना है, इन सब का निर्धारण इस चरण में किया जाता है। अध्ययन के समग्र की पहचान करना, तो समग्र से आशय अध्ययन किए जा रहे विषय के पूरे क्षेत्र से है। शोधकर्ता को अध्ययन किए जा रहे पूरे क्षेत्र को सावधानी एवं स्पष्टतापूर्वक समझना चाहिए और उसके बाद उसकी पहचान एवं चयन करना चाहिए। निदर्शन आकार एवं अवलोकन इकाई की पहचान करना। इस चरण में सैंपल साइज, निदर्शन आकार अर्थात जिन उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी पहचान करना चाहिए। साथ ही वे किन किन क्षेत्रों से लिए जाएंगे या इसका चयन करना चाहिए। निदर्शन का आकार के लिए एक समग्र के क्षेत्र पर आधारित होगा। ध्यान यह रखना चाहिए कि समग्र एवं निदर्शन समरूप हो, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निदर्शन ढांचे की रूपरेखा बनाना, डिज़ाइनिंग ऑफ सैंपल फ्रेम, किस प्रकार से फ्रेम बनाएंगे उसका, तो अध्ययन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, वर्णनात्मक, तुलनात्मक और मूल्यांकन परक। शोध के उद्देश्य के अनुसार निर्देशन ढांचे की योजना बनानी चाहिए। निर्देशन ढांचे के चयन को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान यह रखना चाहिए कि निर्देशन की विधि ऐसी हो जो उनकी विशेषताओं का भी प्रतिनिधित्व कर सके। यहाँ पर देखिए पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी क्या है भाई, शॉर्ट नोट में ये सब पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखा कीजिए। शोधार्थी को वास्तविक अध्ययन करने से पूर्व पायलट अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आंकड़ा संकलन, विद्युत तकनीकी उपकरणों, आंकड़ा संकलन योजना आदि का परीक्षण किया जा सके। पायलट अध्ययन निर्धारित समग्र में ही करना चाहिए। ध्यान यह रखना चाहिए कि जो निर्धारित पायलट अध्ययन के लिए लिया गया है उसे वास्तविक अध्ययन के लिए न लिया जाए। पायलट अध्ययन के दौरान जो भी कमियां या त्रुटियां दिखाई दें उन्हें वास्तविक अध्ययन से पूर्व परिमार्जित कर लिया जाए। आंकड़ा संकलन योजना का क्रियान्वयन, हमें आंकड़ा संकलन योजना का वास्तविक क्रियान्वयन किया जाता है। इससे जो है कि आंकड़ा संकलन योजना का वास्तविक क्रियान्वयन किया जाता है। ये है आपका आंकड़ा संकलन योजना क्रियान्वयन है। आंकड़ा विश्लेषण योजना का क्रियान्वयन, इसको ध्यान से देखिएगा। आंकड़ा विश्लेषण के लिए संग्रहित
आंकड़ों की कोड बुक तैयार करनी चाहिए। उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों में इसमें कोड करना चाहिए, जिन्हें बाद में कंप्यूटर में संग्रहित करना चाहिए। उसके बाद सांख्यिकी विधियों के अनुप्रयोग में आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन लेखन क्या है भाई, इसके बारे में बताइए। तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसे शोधार्थी को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन लेखन में भाषा में प्रस्तुतिकरण मानदंडों के अनुरूप एवं उच्च स्तरीय होना चाहिए। हम पुस्तक की लाइनों को थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो 20 मिनट के करीब हो गया है, और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। कि अगर आपको शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पहले चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसको कर सकें। ध्यान दीजिएगा, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं का प्रचार प्रसार। इस चरण में शोधार्थी अपने शोध के निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं को विभिन्न माध्यमों जैसे शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करता है। इस प्रचार प्रसार का उद्देश्य है कि शोध से प्राप्त निष्कर्ष योजनाकारों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, लाभार्थियों आदि को ज्ञात हो सके, जिससे कि उनका सफल क्रियान्वयन हो सके। ध्यान दीजिएगा, क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास करना, यानी कि शोध के अंतिम चरण शोध के निष्कर्षों सुझावों का वास्तविक क्रियान्वयन। शोध समस्या क्या है, एक बात ध्यान से रखिएगा, शोध समस्या क्या है इसको ध्यान से देखिए। तो एक शोध समस्या वह कठिनाई अथवा समस्या जिसे शोधकर्ता सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप से अनुभव करता है और उसका समाधान खोजना चाहता है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, शोध समस्या के बारे में ये बताया जा रहा है कि यह वह कथन है जिसे शोधार्थी प्रतिपादित करता है। यह एक प्रस्तावित प्रश्न है जिसका समाधान खोजा जाना है। यह एक ऐसा कथन है जिसका परीक्षण किया जाना है। कर्लिंगर के अनुसार समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। टाउनसेंड ने भी कहा है कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। शोध समस्या के घटक आर्यल शोध समस्या के घटक यहाँ पर बताए जाएंगे। आर्यल अकोफ के अनुसार शोध समस्या के 5 घटक हैं। शोध उपभोक्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक साधन और वैकल्पिक के चयन से संबंध में संदेह और कठिनाई या समस्या से संबंधित एक या अधिक वातावरण होना चाहिए। एक शोध समस्या के घटक इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए, एक शोध समस्या के घटक, यह आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति या समूह होना चाहिए जिससे कठिनाई या समस्या हो। जिस पर हम शोध कर रहे हैं वो ऐसा एक व्यक्ति या समूह होना चाहिए जिसे वास्तव में क्या हो, कठिनाई हो या समस्या हो। यदि यह व्यक्ति अथवा समूह शोध का समस्या समाधान के लिए उपयोग करता है तो हम शोध उपभोक्ता कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, शोध उपभोक्ता का उद्देश्य, जो शोध उपभोक्ता है उसका उद्देश्य, लक्ष्य अथवा इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई कुछ नहीं चाहता है तो इससे आशय यह होगा कि उसे कोई भी कठिनाई नहीं है। जो कोई भी कुछ पाना चाहता है उसके पास अपने उद्देश्य को पाने के लिए वैकल्पिक माध्यम अवश्य होना चाहिए। इससे आशय यह है कि शोध भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम से कम साधन अवश्य होने चाहिए। इसे हम रास्ता भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शोधार्थी के मस्तिष्क में वैकल्पिकों के चयन को लेकर के संदेह जरूर रहना चाहिए। अर्थात यदि शोधार्थी के मन में संदेह है तो यह अवश्य निर्णय लेगा कि कौन सा रास्ता बेहतर प्रभावकारी है। समस्या से संबंधित एवं अनुकूल या उससे अधिक वातावरण जरूर होना चाहिए। शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए जो शोधार्थी के समस्या का सर्वोत्तम समाधान खोजने की अपेक्षा करे। शोध समस्या का प्रतिपादन, शोध समस्या के प्रतिपादन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि शोध समस्या का चयन आसान कार्य नहीं है। शोध समस्या का चयन करना कोई आसान कार्य नहीं है, कोई खेल नहीं है। जो शोध समस्या उसको ढूंढना बहुत बड़ी बात है। कोई भी शोध समस्या का चयन करने से पूर्व शोधार्थी को गहन अध्ययन करना चाहिए। चयन की जा रही शोध समस्या के ऊपर शोध प्रतिवेदनों, शोध
आलेखों आदि का व्यापक अवलोकन करना चाहिए। यदि शोधार्थी को वैज्ञानिक विधि का ज्ञात नहीं है तो यह शोध कार्य अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर पाएगा। शोधार्थी के द्वारा शोध समस्या का चयन करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से मानदंड यहाँ पर दिए गए हैं? तो समस्या को 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध में अभिव्यक्त करना चाहिए। बहुत संकीर्ण और अत्यंत अस्पष्ट समस्या के चयन से बचना चाहिए। इसे सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसी समस्या चयन की जानी चाहिए जिसका प्रयोगाश्रित परीक्षण किया जा सके। समस्या चयन करते समय यह ध्यान रखें कि मौलिक हो, मौलिकता की शोध आधार हो, शोध का आधार हो मौलिकता, और शोधार्थी को अपनी रुचि के अनुकूल समस्या का चयन करना चाहिए, अर्थात शोधार्थी को रुचि और इच्छा के अनुकूल ही शोध समस्या हो जिससे कि वे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। शोध समस्या का चयन करते समय पूर्व से किए जा रहे अध्ययनों की जानकारी रखनी चाहिए। शोध समस्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए जिससे कि इस पर व्यय किए गए समय, श्रम, धन को उचित ठहराया जा सके। गुर्दे एवं हार्ट के समस्या चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड बताए गए हैं। गुर्दे एवं हार्ट के अनुसार है कि शोधार्थी की अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और प्रेरणा और व्यवहार्यता और कार्यान्वयन योग्यता, समस्या की आवश्यकता और प्रत्याशित परिणामों का अनुमान और उसका प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र के लिए महत्व, संसाधन प्रशिक्षण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत योग्यता, विशिष्ट उपकरणों पर उद्योग समय और प्रयोजक की उपलब्धता, प्रशासकों का सहयोग। और यहाँ पर कोचरन और कॉक्स के अनुसार ने सुझाव भावी शोधार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पुस्तिका प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए। क्या क्या प्रश्न भाई? या क्या विषय क्षेत्र मेरी अभिरुचि का है? क्या अभिरुचि शुद्ध रूप से बौद्धिक है? क्या अभिरुचि आर्थिक प्रतिदान के पुरस्कार पद के आगे बढ़ने की संभावना और सत्ता में वृद्धि के कारण है? क्या परिणाम प्रायोगिक अथवा व्यवहारिक उपयोगिता परक होंगे? क्या विषय क्षेत्र सत्यापन में अंतरालों को प्रस्तुत करता है जिसे पूरित किए जाने की आवश्यकता है? क्या विषय क्षेत्र को पुनः काम करने अथवा सुधारने की आवश्यकता है? क्या विषय क्षेत्र सत्यापित ज्ञान की वर्तमान सीमाओं को आगे खोज के विस्तारित अनुमति देता है? क्या विषय क्षेत्र मूलभूत एवं महत्वपूर्ण है? इसलिए समस्या चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी हो जो प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रदान करे, साथ ही यह वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं अथवा ज्ञान राशि में वृद्धि करे। समस्या समकालीन महत्व की होने के साथ साथ ऐसी हो जो राशि में वृद्धि कर सके, और समस्या समकालीन महत्व की होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए जो प्रमुख मानवीय समस्याओं का समाधान दे सके। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय क्षेत्र के खोज के लिए कुछ विषय क्षेत्रों एवं प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है। ग्रंथालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण, उपयोग एवं अनुप्रयोग, पाठकों को सूचना की आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा, पाठकों की सूचना की आवश्यकता। अभी 3, 4, 5 पेज बचे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो शोध समस्या की जो चयन इसमें आपको दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पीछे हो लेते हैं और एक यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ग्रंथालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण का अनुप्रयोग। शोध समस्या आपको गुर्दे और हार्ट के अनुसार बता दिया गया था, यहाँ पर लास्ट में हम लोग आ गए थे। देखिए यहाँ पर, इसलिए समस्या चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जो प्रायोगिक सैद्धांतिक समस्याओं वास्तविक समाधान कर सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राशि में वृद्धि कर सके। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान क्षेत्र में खोज कुछ विषय क्षेत्रों के प्रकरणों, यहाँ पर देखिए प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है। ग्रंथालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण, उपयोग में अनुप्रयोग, पाठकों की सूचना आवश्यकता, और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है सूचना खोजने संबंधी व्यवहार, कंप्यूटर अनुप्रयोग, संप्रेषण माध्यम, पाठ्य सामग्री संरक्षण, ग्रंथालय संग्रह, ग्रंथालय सहयोग, पुस्तकालय आदान प्रदान, वर्चुअल लाइब्रेरी, इंटरनेट का अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, शिक्षण प्रविधियाँ, ग्रंथालय मानक, सूचना समेकन एवं रीपैकेजिंग,
ग्रंथमिति अध्ययन, ग्रंथालय एवं सूचना उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन। शोध समस्या चयन में सावधानियां कौन कौन सी हैं? देखिए भाई, सावधानियां भी होनी चाहिए। शोध समस्या का चयन करते समय एक शोधार्थी को बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए। शोध में बहुत विस्तृत क्षेत्र नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्र लेने से संभावित कमियां ये रह सकती हैं कि पूरे क्षेत्र को सम्मिलित न कर पाना, समय अभाव, संसाधनों की कमी या अपूर्णता, स्रोतों की कमी यानी कि शोध समस्या का चयन करते समय शोधार्थी को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस समस्या को चयनित कर रहा है उस पर प्राथमिक द्वितीयक पाठ्य सामग्री है या नहीं। साथ ही जिन स्रोतों से पाठ्य सामग्री या प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करेगा वे सहजता से उपलब्ध हैं या नहीं। वित्तीय प्रयोजक शोधार्थी जिस समस्या का चयन कर रहा है आने वाले खर्चे की व्यवस्था है या नहीं। यदि शोध परियोजना प्रायोजित है तो वे संबंधित संस्थाएं कितनी और कब धनराशि की किस्तें प्रदान करेगा। सैद्धांतिक खोज में यहाँ पर देखिए, सैद्धांतिक खोज में शोधार्थी को अपना ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य पर विचार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही गहन नए सिद्धांत खोजपरक विषयों का चयन करना, अन्यथा विषयों से बचाव करना चाहिए। संभावित कठिनाइयाँ, शोधार्थी को शोध कार्य करने से पहले आने वाली संभावित कठिनाइयों पर विचार कर लेना चाहिए। अति संवेदनशील विषयों से बचना चाहिए, जैसे शोधार्थी को नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, भाषाई, भावना प्रधान विषयों पर शोध करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। समस्या का सीमांकन करना। अच्छा भाई, समस्या के सीमांकन से आशय शोध के लिए चयनित समस्या या प्रकरण की सीमाओं के निर्धारण से है। यह सीमांकन विषय वस्तु की दृष्टि से भी हो सकता है, अर्थात विषय का कितना विस्तार लिया गया है, अथवा अध्ययन की भौगोलिक सीमाओं के द्वारा सीमांकन किया जा सकता है। भौगोलिक सीमा गांव, कस्बा, जिला, संभाग, राज्य आदि हो सकता है। शोधार्थी के द्वारा निर्देशन में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि निर्देशन की कौन सी विधि ली गई है, किन किन का अध्ययन किया जाना है। समस्या का सीमांकन न केवल भौगोलिक दृष्टि से किया जाए अपितु कालखंड का भी निर्धारण किया जा सके। इसका लाभ यह है कि अनुपयोगी आंकड़े लेकर अनुपयोगी आंकड़ों को न लेकर के उपयोगी आंकड़े सम्मिलित किए जाएं। शोध समस्या का सीमांकन के लिए सामान्य रूप से समस्या का कथन। तो समस्या का प्रतिपादन देखिए सामान्य रूप से करना चाहिए। समस्या का कथन करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि प्रायोगिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक अभिरुचि की हो। इसके लिए शोधार्थी पायलट अध्ययन कर सकता है। और समस्या का कथन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसका जो समाधान दिया जाएगा वो व्यवहारिक होगा। ठीक है। समस्या की प्रकृति को समझना। समस्या का सीमांकन करते समय स्पष्ट रूप से उसकी प्रकृति और मूल को समझना चाहिए। किसी भी समस्या को समझने का सुगम रास्ता यह है कि हम उस समस्या के उद्देश्यों को खोजें। समस्या की प्रकृति को अच्छी तरह से समझने के लिए संबंधित विषय के विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिए। शोधार्थी को जिन समस्याओं का अध्ययन करना है उस समस्या की प्रकृति, वातावरण, क्षेत्र के बारे में उस विषय का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों से जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण करना चाहिए। शोधार्थी को एक विशिष्ट शोध समस्या की सीमाओं का निर्धारण अथवा सीमांकन करने के लिए उस समस्या से संबंधित उपलब्ध संपूर्ण साहित्य का सर्वेक्षण करना चाहिए। इससे आशय यह है कि शोधार्थी को संबंधित क्षेत्र के सिद्धांतों, शोध प्रतिवेदनों, अभिलेखनों आदि का अवलोकन करना चाहिए। उससे जो शोध कार्य चल रहे हैं या हो चुके हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए। इससे शोधार्थी को वर्तमान के सिद्धांतों के मध्य अंतराल का पता चलेगा। प्रस्तुत अध्ययन करते समय उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा कि विभिन्न अध्ययनों के सर्वेक्षण से शोधार्थी को न केवल उपयोगी सुझाव प्राप्त हो गए अपितु वर्तमान में अध्ययन के लिए नई प्रविधियों का मार्ग भी पता चलेगा। परिचर्चाओं के द्वारा विचारों का विकास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शोधार्थी को अपने सहयोगियों, शिक्षकों, उस विशिष्ट विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों से परिचर्चा करनी चाहिए। इस परिचर्चा का लाभ यह होता है कि समस्या से संबंधित बहुत से नए विचार मिल जाते हैं। इसे हम अनुभव सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों के पास अनुभव होता है
अगर उनसे बातचीत की जाए कुछ ना कुछ नई बात उभर कर आती है और इन विशेषज्ञों की सलाह शोधार्थी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शोध समस्या का पुनः अभिव्यक्तिकरण। ध्यान दीजिएगा, अंतिम रूप से शोधार्थी को शोध समस्याओं को प्रक्रिया प्रस्ताव के रूप में पुनः अभिव्यक्त करना चाहिए। एक बार यदि समस्या की प्रकृति समझ ली गई है, वातावरण परिभाषित कर लिया गया है, तो परिचर्चाएं कर ली गई हैं, उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण किया गया, तो समस्या का विश्लेषणात्मक या कार्यात्मक पद में पुनः अभिव्यक्त करना कठिनाई का कोई कार्य नहीं है। पुनः अभिव्यक्त करने के लिए शोधार्थी शोध समस्या को जहाँ तक संभव हो सकता है विशिष्ट पदों के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कि यह व्यवहारिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाए। साथ ही यह शोधार्थी को प्रक्रिया परिकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस के विकास में सहायता कर सकती है। इसके अतिरिक्त शोध समस्या का सीमांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी तकनीकी पद, शब्द अथवा वाक्यांश प्रयोग किए जाएं, उनसे शोध में क्या विशिष्ट आशय है को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरा है, शोध समस्या से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं का कथन स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। तीसरा है, शोध के मूल्य का स्पष्ट कथन दिया जाना चाहिए। चौथा है, समस्या का सीमांकन करते समय उपलब्ध तथ्यों के स्रोत और कालखंड की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए। पांचवा है यहाँ पर, शोध समस्या का निर्धारण करते समय शोध का क्षेत्र और उसकी सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध के प्रमुख क्षेत्र। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान एक तेज़ी से उभरता हुआ विषय है। आज इस क्षेत्र में शोध कार्य निरंतर बढ़ रहा है। शोध में नए नए क्षेत्र तेज़ी से उभर रहे हैं। नई सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने इस विषय को अत्यधिक प्रभावित किया है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से दूसरे दशक में दिखाई देता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालयों में शोध कार्य प्रारंभ हुआ। एकल प्रयास के रूप में देखें तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में डॉक्टर रंगनाथन ने अभिनव प्रयास प्रारंभ किया। डॉक्टर रंगनाथन के शोध के प्रमुख क्षेत्र वर्गीकरण, सूचीकरण, संदर्भ, सेवा प्रलेखन आदि रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शोध कार्य में बहुत तेजी आई है। 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ वर्षों में शोध कार्य और तीव्र गति से बढ़ा है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी उपाधि धारकों को वरीयता देने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। भारत में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। आर लाहिरी ने अपने लेख रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस 1950 और 1995 एन अकाउंटेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्यूमेंटेशन 1996 में किया गया। मंजूनाथ के एंड शिवलिंगैया डी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च 1987 से 1997 ए डिकेड ऑफ डेवलपमेंट एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने भाई रिसर्च की है, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। यह भारतीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत की गई शोध प्रौद्योगिकी का डेटाबेस है। शोध के प्रमुख क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, शोध के प्रमुख क्षेत्र के विषय में ग्रंथमिति अध्ययन, उद्धरण विश्लेषण, साइट्रोमेट्रिक अध्ययन, ये सब आगे चैप्टर है, आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। ग्रंथमिति अध्ययन क्या है, साइट्रोमेट्रिक क्या है। ग्रंथालय सूचना विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी के विषयों में साहित्य को लेकर के ग्रंथमिति अध्ययन, उद्धरण विश्लेषण, साइट्रोमेट्रिक अध्ययन बहुत बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। और उपयोगिता सूचना, आवश्यकता सूचना, खोजने संबंधी व्यवहार सूचना, साझेदारी प्रवृत्तियाँ, ये सभी अध्ययन उपभोक्ता अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों, विभिन्न विषय क्षेत्रों के कार्य करने वाले व्यवसायियों, सामान्य एवं विशिष्ट लोगों की सूचना, आवश्यकता सूचना, खोज संबंधी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आज भारतीय विश्वविद्यालय में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अध्ययन किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है भाई, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आपके विषय का नाम ही है शोध प्रविधियां एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
तो सूचना प्रौद्योगिकी देखिए ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने हाल ही के वर्षों में प्रभावित किया है। ग्रंथालय, इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय, वर्चुअल ग्रंथालय आदि के पदार्थों सेवाओं उपयोग पर अध्ययन किए जा रहे हैं। इस तरह के अध्ययन विशिष्ट ग्रंथालय, विश्वविद्यालयों, ग्रंथालयों के विभिन्न संदर्भ में किए जा रहे हैं। सूचना प्रणाली अभिकल्प, ध्यान दीजिएगा, सूचना प्रणाली अभिकल्प पर शोध कार्य हो रहा है, इस पर भी शोध कार्य हो रहा है। जैसे विशिष्ट ग्रंथालय, शैक्षणिक ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय के अंतर्गत ग्रामीण ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र। ग्रंथालय प्रबंधन का क्षेत्र भी शोध कार्य के लिए खुला हुआ है। ये सब दिए गए हैं टॉपिक। ग्रंथालय स्वचालन को आधुनिक समय में शोध के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है। कर्मचारी प्रबंधन, इसमें कर्मचारी प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उनकी योग्यताओं, कार्य संतुष्टि, सेवारत प्रशिक्षण, व्यावसायिक क्षमताओं, कार्य व्यवहार को लेकर के अध्ययन किए जा रहे हैं। ग्रंथालय सेवाओं और उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में आधुनिक समय में ग्रंथालय पदार्थों और सेवाओं के विपणन के क्षेत्र में अध्ययन किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्र जैसे हो गए कौन कौन से? ग्रंथालय वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण, सारकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है। और उसके बाद थिसोरस, बौद्धिक संपदा अधिकार, वित्तीय प्रबंधन, प्रलेखन और पुस्तकालय शिक्षा, लागत प्रभावशीलता, इंटरनेट उपयोग, भारतीय इंडियन नेम्स, ग्रंथालयों का उद्भव, विकास और संप्रेषण, चैनल, सूचना एवं संदर्भ सेवाएं, अभिप्रेरण एवं निष्पादन, संदर्भ एवं सूचना स्रोतों का उद्भव एवं विकास, ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट। शोध किसी विषय को मजबूत आधार प्रदान करने के साथ साथ एक विषय के रूप में मान्यता दिलाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रंथालय उपयोगिता पाठ्य सामग्री कर्मचारियों के समक्ष नित्य नई समस्याओं का समाधान खोज के द्वारा खोजा जाए, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को अभी बता रहा था कि आपके शहर प्रयागराज में 22 दिसंबर से पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। 22 दिसंबर 2023। और यहाँ पर आप लोग देखिए, आपके शहर प्रयागराज में पुस्तक मेला 22 दिसंबर से शुरू होगा, जो सिविल लाइंस बस अड्डे के पीछे स्थित एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में ही लगेगा। देखिए ये है आपका सिविल लाइंस का जो प्रयागराज का बस स्टैंड है, आप देख रहे हैं। और ठीक इसी के पीछे वाले एरिया में आपको एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज है, वहीं पर ये पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी ज़रूरी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।